आज के जेन जी और अल्फा जैसी जनरेशन फैशन में फटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में आपके कुर्ते के गोजिया यानी कि जेब में चश्मा, बटुआ, रुपया आदि देखने को मिलते हैं और परंपरागत पगड़ी और धोती भी। मैं 1983-84 में एक बार बॉम्बे और गोवा गया था। जी। तो गोवा पणजी में बैंक में कोई काम की आवश्यकता पड़ी। मैं बैंक की ब्रांच में गया तो मेरे को देखते ही पूरे बैंक के कर्मचारी कूदकर मेरे चारों तरफ खड़े हो गए कि ये कहाँ से आ गए। आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। एक किसान परिवार से निकलकर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जन सेवा का कार्य संभाल रहे हैं, जो कि आसान नहीं है। तो मेरी कोई राजनीति में कोई विशेष रुचि जागृत नहीं रही। सीकर मास्टर प्लान 2041 की अबूझ पहेली को खत्म करने की कोई खास वजह? ये जो सीकर का मास्टर प्लान बना, कांग्रेस के शासनकाल में मास्टर प्लान तैयार हो गया था। तो उनका जवाब अभी अपेक्षित है। जवाब आने के बाद इस पे आगे का निर्णय होगा। लेकिन उसमें जितनी भी त्रुटियां हैं उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनको निश्चित रूप से सुधार होगा। हाँ। और आम जनता के हितों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उस खिलवाड़ को समाप्त किया जाए। तो क्या 2047 के सीकर मास्टर प्लान को अब धरातल पर लागू किया जाने का विचार है? हमने यही नोटिस उस एजेंसी को दिया है। इस मास्टर प्लान को 2041 के बजाय 2047 के आधार पर बनाया। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सही मतदाता सूची, इस प्रक्रिया से क्या लोकतंत्र मजबूत होगा और वोट की अपनी पहचान और अधिकार दोनों क्या सुरक्षित रहेंगे? हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य ये है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनना चाहिए था, वो आज तक नहीं बन पाया। भारत के मूल नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल रहे। आपका एक पुराना बयान बहुत चर्चित रहा कि मैं महागुंडा हूँ। तुम गुंडागिर्दी करना चाहोगे, मैं महागुंडा बनूंगा। जब समय तुम्हें उचित लगे तब मेरे इसको परख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूरोप की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने की बात हुई। डेनमार्क की ये टेक्नोलॉजी राजस्थान के शहरों की तस्वीर को कैसे बदलेगा और क्या हम आने वाले वक्त में जीरो वाटर वेस्टेज वाले शहर देख पाएंगे? कहने का मतलब है कि डेनमार्क की तरह राजस्थान में भी आने वाले समय में हम नल का पानी पीने लायक। लेकिन हमारी कोशिश ये है, जनता का जितना इसमें सहयोग मिलेगा उतनी जल्दी हम इस योजना को सफल क्रियान्वयन में सफलता प्राप्त। जहाँ कचरा वहाँ खतरा, हम जयपुर वासी बेहतर रूप से अब समझने लगे हैं, जबकि हम स्वच्छ जयपुर सर्वेक्षण में 173वीं रैंक से 16वीं रैंक पर आ गए हैं। इस विकास को देखते हुए वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन के लिए क्या नई रिसाइकलिंग प्लांट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं राजधानी में? मैंने नवाचार करने वाले 2 नवयुवकों ने जयपुर में एक प्लांट लगाया है। पुराने कपड़ों से वापस रुई बनाते हैं। रुई और रुई से धागा बनता है और धागे से फिर वापस वो कपड़ा बनता है। अभी हमने योजना और नीतियों के बदलने पर चर्चा की, सड़कों के बदलने पर चर्चा की। विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को इतना आगे ले गए हैं कि वो छेड़ने यानी कि टॉन्टिंग लहज में कह रहे हैं कि अब सब बदल ही रहे हैं, तो भारतीय नोट पर से गांधी जी की तस्वीर भी बदल दीजिए। उनके कालखंड में जो इतिहास को विकृत किया गया, अब जब इतिहास सही रूप में भावी पीढ़ी के सामने आएगा तो देश में उन विपक्षी दलों के प्रति क्या प्रतिक्रिया भावी पीढ़ी के मन में होगी, मस्तिष्क में होगी। आजकल राजनीति में शहजादे सब की बहुत चर्चा होती है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता है और उसकी गद्दी पर बैठने के लिए कई शहजादे बहुत पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी छलांग हमेशा अधूरी ही रह जाएगी? देश की जनता किसी भी स्वरूप में उनके उन नापाक इरादों को फलीभूत नहीं होने देगी, ये सुनिश्चित। उनकी छलांग हमेशा अधूरी ही रह अधूरी जाएगी। राजस्थान को हम आने वाले समय में न्यू मेगा इंडस्ट्रियल सिटी लाइक नोएडा और गुरुग्राम की तरह देखने के लिए तैयार है? बिल्कुल, राज्य सरकार का प्रयास है। अभी 22 दिसंबर को ही हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को सरेआम जिंदा जलाकर चौराहे पर मार दिया गया। क्या मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कोई विशेष कानून या प्रावधान लाने की योजना बना रही है, जिससे कि डेमोग्राफी इनबैलेंस को रोका जा सके? विचार हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। आज राजस्थान का मध्य वर्गीय सोनी समाज सुरक्षा और कड़े नियमों जैसे कि GST और हॉलमार्किंग की जटिलता की दोहरी चुनौती को झेल रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा
कि भारत को विश्व गुरु बनाना है? भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेगा। एक शहर केवल बड़ी परियोजनाओं और विकास कार्यों से महान नहीं बनता है। उसकी महानता उसके प्रशासनिक कार्यकर्ताओं, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद आदि की सोच और जिम्मेदारी में बसती है। शहर और प्रांतों में जब नागरिक नियमों का पालन केवल नियमों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा हेतु करते हैं, तभी शहर सही मायने में विकसित भारत में अपना योगदान करता है। इसी तरह के उच्च विचारधाराओं, प्रगतिशील कार्यभार का जिम्मा जिनके कंधों पर है, जिन्होंने अपनी सादगी से अलग पहचान बनाई है, स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में राजस्थान के यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा का। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आज के जेनजी और अल्फा जैसी जनरेशन फैशन में फटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में आपके कुर्ते के गोजिया यानी कि जेब में चश्मा, बटुआ, रुपया आदि देखने को मिलते हैं और परंपरागत पगड़ी और धोती भी आपकी अलग पहचान और संस्कृति को दर्शाता है। क्या इन पहनावे के पीछे कोई खास वजह है मंत्री जी? देखिए, ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा है। हाई सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आए, उस दौर में फैशन की एक नई परंपरा चली थी, जिसको उस जमाने में शायद हिप्पी संस्कृति के नाम से पुकारा जाता था। उस समय बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उस समय हम जब प्राथमिक विद्यालय में थे तब निक्कर और कमीज पहनते थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में गए तब निक्कर के साथ पैंट आ गई जी। कमीज शर्ट आ गया, और जब महाविद्यालय में आए उस समय हम पैंट शर्ट में थे। लेकिन फिर उस हिप्पी संस्कृति में हमने अपने आप को थोड़ा असहज महसूस किया, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारी पारंपरिक वेशभूषा की तरफ लौटे हैं। और उसके बाद मैंने हमारी प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा महाविद्यालय स्तर पे ही पहनना शुरू कर दिया था। कभी भी आप किसी भी शादी में कहीं पे भी अगर अपन जाते हैं तो भी आपकी यही वेशभूषा रहती है? सब जगह ये वर्तमान वेशभूषा में ही रहता हूँ। मैं 1983-84 में एक बार बॉम्बे और गोवा गया था। जी। तो गोवा पणजी में बैंक में कोई काम की आवश्यकता पड़ी, मैं बैंक की ब्रांच में गया, तो मेरे को देखते ही पूरे बैंक के कर्मचारी कूट कर मेरे चारों तरफ खड़े हो गए कि ये कहाँ से आ गए। बातचीत हुई, तो निश्चित रूप से ये राजस्थान की जो पहचान है अपनी वेशभूषा की, वो सब जगह लोगों को आकर्षित करती है। जी। आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। एक किसान परिवार से निकलकर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जन सेवा का कार्य संभाल रहे हैं, जो कि आसान नहीं है। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी यूडीएच मंत्री के रूप में दी गई। आपने पंचायत से शुरुआत की, आप श्री माधोपुर के चहेते विधायक भी रहे और आपने सरकारी नौकरी 19 साल 5 महीने भी की थी और पिताजी के बाद ही आपने राजनीतिक में कदम रखा। आपके पिताजी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पिताजी ग्राम पंचायत के सरपंच थे, और वो जिस ग्राम पंचायत के सरपंच थे, आज की तारीख में उसकी 11 ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं। वो इतनी बड़ी थी। जब मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लिया, उस समय मेरे पिताजी प्रधान थे, और जब मैंने उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया उस समय मेरे पिताजी विधायक बन गए थे। तो राजनीतिक माहौल तो था, लेकिन शुरू के दिनों में जब मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत था, उस समय मैंने उस कालखंड में राजनीति के कई स्याह सफेद प्रसंग देखे, रंग देखे। तो मेरी कोई राजनीति में, जब मैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में गया, तो कोई विशेष रुचि जागृत नहीं रही।
महाविद्यालय विश्वविद्यालय के समय भी मेरी उसमें कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद मैं भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ा, भारतीय मजदूर संघ में काम किया और 1990 में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी, उसमें मेरे पिताश्री को पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बनाए गए। उस दौरान बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हुए। उस समय भी मेरे मन में राजनीति के प्रति कोई अच्छे भाव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों ने पिताजी के राजनीतिक जीवन के शुरुआत से लेकर मंत्री बनने तक के कालखंड में जो सबसे नजदीक रहे, सबसे ज्यादा उन्होंने उनके प्रभाव का उपयोग किया, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जो मुझे पसंद नहीं आए। और उसके बाद मैंने विचार किया कि क्यों नहीं राजनीति में थोड़ी बहुत दखल रखनी चाहिए। और मैं पहली बार सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के श्रीमाधोपुर देहात मंडल, जो मेरे विधानसभा के श्रीमाधोपुर नगर पालिका शहर को छोड़कर पूरा विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र आता था, उसका मंडल अध्यक्ष बना। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद 2004 में मैंने जिला परिषद के उपचुनाव में पहली बार उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। अच्छे बहुमत से जनता ने समर्थन दिया, विजयी हुआ। फिर 2005 दिसंबर में पंचायत राज के जब मुख्य चुनाव हुए तो मैंने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लिया। चुनाव में जनता का सहयोग मिला, विजय मिली और उसके बाद मैं 2005 में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर का प्रधान बना। 2010 में फिर पंचायत राज के चुनाव आए। उस समय मैंने जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र चुना उसमें 5806 वोट कुल मतदाता थे। उनमें से मेरी जाति के केवल मात्र 6 मतदाता थे। बाकी 5800 मतदाता अन्य जातियों के, जिनमें सैनी समाज था, यादव समाज था, अनुसूचित जाति में रैगर समाज था, बड़ाई समाज था, ब्राह्मण समाज था, राजपूत समाज था। उस निर्वाचन क्षेत्र से भाग्य आजमाने की कोशिश की और वहाँ की जनता का प्यार मिला। मैं फिर पंचायत समिति सदस्य के रूप में विजयी हुआ और 2010 में फिर मैं पंचायत समिति श्रीमाधोपुर का प्रधान बना और धीरे धीरे 2013 आया। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य माना, अपना उम्मीदवार घोषित किया। श्रीमाधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, सहयोग मिला, विधायक बना और 2013 से 2018 के मेरे विधानसभा के कार्यकाल में मैं विधायक के रूप में और हमारी विधानसभा की जो समितियां होती हैं उसमें स्थानीय निकाय पंचायत राज संबंधी संस्थाओं की जो समिति थी, जो जनलेखा समिति से अलग होकर बनाई गई थी, उसके सदस्य के रूप में मैं मनोनीत हुआ और उस समिति में काम किया। विशेषाधिकार समिति का भी 1 साल सदस्य रहा। उस समय इन चूंकि पंचायत राज का, ग्रामीण विकास का मुझे अनुभव था, शहरी निकायों का उस दौर में समिति के सदस्य के रूप में जो भारत के महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके माध्यम से विभाग के बारे में जानकारियां हुई। 2018 में जनता का प्यार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया और 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे
श्रीमाधोपुर से अपना उम्मीदवार बनाया, जनता का सहयोग मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, फिर विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ और विधानसभा की समिति में मेरे 5 साल के कालखंड में जो मैंने काम किया उसके आधार पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने मुझे नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग की जिम्मेदारी दी। पिछले 2 साल से इस विभाग में जितना कुछ सुधार में कर पाने की कोशिश की उसमें लगभग सफल रहा और मेरा प्रयास ये रहा कि इस विभाग में जो लाल फीताशाही है उसको समाप्त करने के लिए विभाग के कामकाज ऑनलाइन होने चाहिए। तो हमने मेरे नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की, उसमें अच्छी सफलता मिली। आज हमारा जयपुर विकास प्राधिकरण अपने द्वारा सर्जित और निजी विकासकर्ताओं द्वारा सर्जित आवास से जितनी भी परियोजनाएं थी और जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं उन सबको एक ऑनलाइन किया। आज राजस्थान का, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति घर बैठे जयपुर में किस मान्यता प्राप्त या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना में कितने प्लाट हैं, उनकी क्षेत्रफल क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, उसका आज की तारीख में मालिक कौन है, ये सब घर बैठे पता कर सकता है। उससे जमीन जायदाद खरीद फरोख्त करने में धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है। ऐसे ही हमारा जोधपुर विकास प्राधिकरण है, उसने एक ऐसा ऐप विकसित किया है कि जितनी भी पत्रावलियाँ ऑनलाइन होती हैं वो उस ऐप के माध्यम से उसकी पूरी जांच परख होती है और उसमें जो भी कमी खामी होती है वो ऐप के माध्यम से प्रदर्शित हो जाती है और उसके बाद अगले आवेदक को सूचना देकर उसे ठीक करवा कर उसे सही पत्रावली के रूप में परिणित करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जी, बाबूजी के द्वारा कोई ऐसी सीख जो आज भी आप पालन करते हैं राजनीति में? देखिए, मेरे पिताजी सरपंच बनने के बाद 1967 में वो पहला मौका था जब किसान वर्ग और विशेष रूप से जाट जाति से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में श्रीमाधोपुर से चुनाव लड़ा और भारतीय जनसंघ के टिकट पे निर्वाचित हुए। 1967 का वो कालखंड जब भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी और दूसरे छोटे मोटे दलों ने मिलकर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था और पहली बार राजस्थान में उनको बहुमत प्राप्त हो गया था। उस समय झालावाड़ से विजयी वहाँ के श्री हरीश चंद्र जी जो वहाँ के राजा थे, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था और लगभग ये तय था कि अब राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी। लेकिन श्री हरीश चंद्र जी दिल्ली नेताओं से बातचीत कर वापस आ रहे थे, रास्ते में एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई और एक बार विपक्षी दलों का जो एकता थी उसमें धीरे धीरे फिर कांग्रेस ने राज्यपाल शासन लगाकर बड़ी चौपड़ पर जो आंदोलन के दौरान गोलीबारी हुई, उसके बाद राज्यपाल शासन लगा और राज्यपाल शासन के दौरान कुछ विधायकों को लोभ लालच देकर कांग्रेस ने अपने पक्ष में कर लिया। मेरे पिताजी को भी उस समय कांग्रेस के नेताओं ने बहुत प्रयास किए थे भारतीय जनसंघ छोड़कर कांग्रेस के साथ आने के लिए, क्योंकि उस समय दल परिवर्तन पर कोई प्रबंध नहीं था। उन्होंने उस कालखंड में पिताजी को मंत्री बनाना, 5 लाख रुपए नगद और जयपुर में एक बना बनाया निजी आवास और एक नई एम्बेसडर कार्ड देने का प्रलोभन दिया था, लेकिन पिताजी ने इन सब
प्रस्तावों को ठुकरा दिया और वो भारतीय जनसंघ के साथ बने रहे। उन्होंने अपने जीवन में सदैव सुचिता की राजनीति की और मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं सुचिता के साथ अपनी राजनीति करता रहूं। अब सुचिता की राजनीति में कई बार कुछ महत्वाकांक्षी लोग जो ऐसे काम कराना चाहते हैं उनको जब मना किया जाता है, नाराज होते हैं, तो उसका कई बार हमें दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। मतदाता के रूप में वो नाराज होकर हमारे खिलाफ अनावश्यक माहौल बनाने लग जाते हैं, जिससे कुछ लोग भ्रमित होकर हमसे दूर हो जाते हैं और जब उनको सही वस्तुस्थिति का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि चुनाव में मतदान के बाद परिणाम आने के बाद उनको जब पता चलता है तब वो अफसोस भी जाहिर करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सोच एक है कि सुचिता के साथ राजनीति की जाए। कहने का मतलब है आप अपने पिताजी द्वारा यही सीख साथ रखते हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहे। जी। बिल्कुल। राजस्थान में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जी के बच्चे राजनीतिक में एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या आपकी तीसरी पीढ़ी भी देश सेवा के लिए तत्पर है? देखिए, चूंकि मंत्री बनने के बाद मुझे क्षेत्र में समय कम मिलता है, इसलिए जितने ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें आने जाने का, भाग लेने का, शादी विवाह में शामिल होने का, गमी में जाने का, लोगों की भावनाओं को समझने के लिए मेरा जो वर्तमान में छोटा पुत्र अजय सिंह खर्रा है, वो क्षेत्र में अपने काम के साथ लोगों के संपर्क में रहता है। मेरा बड़ा पुत्र भी जयपुर में अपना काम धंधे में व्यस्त रहता है और समय मिलता है तो वो भी गाहे बगाए क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शारिक होता रहता है। आप सीकर जिला से है, आपका अपना शहर है। सीकर मास्टर प्लान 2041 की अबूझ पहेली को खत्म करने की कोई खास वजह? देखिए, ये जो सीकर का मास्टर प्लान बना, ये लंबे समय से लंबित था। कांग्रेस के शासनकाल में मास्टर प्लान तैयार हो गया था और उसमें उन्होंने जो आम गरीब जनता के छोटे छोटे जो कृषक थे उनकी भूमियों को हरित क्षेत्र में या दूसरे प्रयोजन के लिए दर्शवा दिया था और प्रभावशाली लोगों ने अपने अपने जो जमीनें थी उनको उससे बचा लिया था। बार बार आग्रह के बाद जब हमने उसका प्रारूप प्रकाशन किया, उस प्रकाशन में लगभग 5,000 के करीबें हमें आपत्तियां प्राप्त हुई। आपत्तियों का अध्ययन करवाया गया और अब चूंकि उसमें परिवर्तन करने या उसे निरस्त करने के पहले हमने जिस संस्था से को ये जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस शासनकाल में मास्टर प्लान बनाने की, उस संस्था को अधिकांश भुगतान किया जा चुका था, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास भुगतान बाकी था। तो हमने उनको अभी नोटिस दिया है कि या तो वो जितनी आपत्तियां आई हैं उनका धरातल पर अध्ययन करके और मास्टर प्लान में जो जितनी त्रुटियां रही हैं उन त्रुटियों को ठीक करें, वरना हम उनको जितना भुगतान कर चुके हैं शेष भुगतान जब्त करके उस पैसे से किसी दूसरी एजेंसी से इस मास्टर प्लान की त्रुटियों को ठीक करवाएंगे। तो उनका जवाब अभी अपेक्षित है, जवाब आने के बाद इस पर आगे का निर्णय होगा। लेकिन उसमें जितनी भी त्रुटियां हैं उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको निश्चित रूप से सुधार होगा। हाँ। और आम जनता के हितों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उस खिलवाड़ को समाप्त किया जाएगा। जी। मेरी एक रिसर्च के अनुसार 1000 से ज्यादा आपत्तियां अगर आ जाती है तो कोई योजना खारिज हो जाती है और सीकर मास्टर प्लान में तो 6000 से ज्यादा आपत्तियां आ गई है। तो क्या 2047 के सीकर मास्टर प्लान को अब धरातल पर लागू किया जाने का विचार है? हमने यही नोटिस उस एजेंसी को दिया है कि इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए धरातल पर जाकर और
इस मास्टर प्लान को 2041 के बजाय 2047 के आधार पर बनाया गया। उनका जवाब आने के बाद अगर वो करते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम नई एजेंसी से इसे शुद्ध रूप से 2047 के लिए निर्माण करवाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। जी। अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान के तहत 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कर्म भूमि और मातृभूमि का मेल की योजना राजस्थान वासियों की प्रगति में किस रूप में सहयोग करेगी? देखिए, गत वर्ष दिसंबर 2024 में पहली बार राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हमारे प्रवासी बंधुओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में व्यापार और उद्योग जगत में सफलता की बुलंदियां छूने वाले और उसके साथ साथ विदेशों में हमारे बहुत से प्रवासी बंधु थे जिन्होंने उद्योग और व्यापार जगत में बहुत सफलताएं अर्जित की थी। सबको आमंत्रित किया गया था। कुछ विदेशी निवेशक भी उसमें आए थे और लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता पत्र धरातल पर उतर चुके हैं। अभी 10 दिसंबर को फिर प्रवासी दिवस के रूप में उसका आयोजन हुआ। उसमें भी भारी संख्या में हमारे प्रवासी बंधु आए थे और अब उनके मन में भी धीरे धीरे ये भाव पैदा हुआ है कि हमने कर्म भूमि में अपनी कर्मशीलता की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपने व्यापार कौशल की वजह से जो सफलता प्राप्त की है, उसका कुछ हिस्सा मातृभूमि के आर्थिक विकास में भी निवेश करें, ताकि यहाँ की आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, रोजगार के अवसर बढ़ें और इस दिशा में आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इसके लिए नॉन रेजिडेंस राजस्थान प्रवासी राजस्थान के लिए अलग विभाग भी बनाए गए हैं। प्रवासी राजस्थानियों का अलग विभाग बना है, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जो भी प्रवासी बंधु या निवेश के इच्छुक हैं, वो नोडल अधिकारी के मार्फत अपना प्रस्ताव जिन जिन विभागों से जो जो कार्रवाई होनी है वो करवा कर अपने प्रस्ताव को मूर्त रूप दे सकते हैं। इस दिशा में राज्य सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से गंभीर है। जी। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सही मतदाता सूची, इस प्रक्रिया से क्या लोकतंत्र मजबूत होगा और वोट की अपनी पहचान और अधिकार दोनों क्या सुरक्षित रहेंगे? देखिए, किसी भी राष्ट्र में सफल और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के मूल निवासी ही उस राष्ट्र के मतदाता बने। हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य यह है कि आजादी के बाद जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनना चाहिए था, वो आज तक नहीं बन पाया और उसी कमी का फायदा उठाकर विभिन्न देशों के घुसपैठिए भारत में एन के प्रकार प्रवेश करते हैं। फिर धीरे धीरे वो राशन कार्ड बनाने से लेकर, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से लेकर आधार कार्ड तक बनवा लेते हैं और उसमें हमारे उन राजनीतिक दलों का उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलता है जिनका वो वोट बैंक बनते हैं। इस प्रकार मूल रूप से विदेशी यहाँ के अगर मतदाता बनते हैं तो ये इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं है। ये गहन पुनरीक्षण 1952 से लेकर अब तक कई बार हो चुका है। SIR कोई नया कार्य नहीं है। हाँ, पहली बार ये प्रयास हुआ है कि भारत के मूल नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल रहें और जिन लोगों ने घुसपैठिए के रूप में गैर कानूनी रूप से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लिया है, वो हटे। इस बात को लेकर उन राजनीतिक दलों को बहुत पीड़ा हो रही है जिनका वोट बैंक कम हो रहा है, वो घुसपैठिए थे और जिनके नाम मतदाता सूची से हट रहे हैं। इसके अलावा बहुत से मतदाताओं के नाम वो
उस रूप में हट रहे हैं जो आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है। या एक सबसे बड़ी हमारी मतदाता सूची की कमजोरी अब तक ये रही थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर भी मतदाता सूची में नाम अंकित रहा है। तो अब की बार ये भी प्रयास किया गया है कि एक व्यक्ति का भारत में किसी भी एक जगह मतदाता सूची में नाम रहे। इस बात को लेकर भी उनको तकलीफ। जयपुर की एक रिपोर्ट के अनुसार 5,37,276 मतदाता एसआईआर में कम हुए हैं। वो सब फर्जी तो नहीं हो सकते, उसमें से कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तान भी हो सकते हैं जो हमारे देश में रहकर हमारा ही खा रहे हैं। इन्हें पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा या चलाया जा रहा है? देखिए, पहला काम मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है। शुद्धिकरण में से जिन जिन के नाम हटेंगे उसमें सामान्यतः 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी वो है जो आज की तारीख में इस दुनिया में विद्यमान नहीं है। दूसरी श्रेणी वो है जिनका एक से ज्यादा जगह नाम था। और तीसरी श्रेणी वो है जो भारत के मूल नागरिक नहीं है। तो एसआईआर का काम पूरा होने के बाद निश्चित रूप से जो तीसरी श्रेणी के मतदाताओं के नाम हटेंगे उनकी पहचान करके और उन्हें निश्चित रूप से राष्ट्र से बाहर भेजा जाएगा। जी मंत्री जी, जब मैं स्कूल में थी तो मैं चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी। चाचा चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है और वो बहुत ही शांत और गंभीर रहकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल कर लिया करते थे। आपका भी दिमाग वैसे ही तेज और शांत और गंभीर स्वभाव है। आप में भी मुझे चाचा चौधरी की छवि नजर आती है। आप भी वैसे ही इंसान भी नजर आते हैं जो कि शांत रह के बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। लेकिन इसी शांत स्वभाव के बीच आपका एक पुराना बयान बहुत चर्चित रहा कि मैं महागुंडा हूँ। यह माफिया राज और गुंडागर्दी को सबक सिखाने के लिए था या आपका कोई गुस्सा? इस बारे में क्या बताएंगे? ये जिस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी उसमें किसी विषय को लेकर हमारी चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान मैंने उनसे कहा कि भाई जो बात भी नियम सम्मत होगी वो करने में और उसको करवाने में जितना कुछ सहयोग मुझसे होगा करने में मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी कोई बात नियम संगत नहीं होगी तो मैं उसमें आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा। उस पर एक सज्जन ने कहा कि हमारे पास इतने लोग हैं, ये है वो है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तब मुझे ये कहना पड़ा था कि अगर तुम शरीफ रहोगे तो मैं महाशरीफ रहूंगा। जी तुम अगर बदमाशी करना चाहोगे तो मैं महाबदमाश बनूंगा। तुम गुंडागिर्दी करना चाहोगे तो मैं महागुंडा बनूंगा। जब समय तुम्हें उचित लगे तब मेरे इसको परख लेना। और मुझे ये धमकाने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। मुझे मेरी पूरी दुनिया देखी हुई है। जी, आप भी योगी जी की तरह माफिया राज को खत्म करने के लिए प्रयास। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, अपराधी अपराध करके भय पैदा करता है जी और भय पैदा करने के बाद आमजन का भयादमन करता है। क्योंकि भय पैदा करने के बाद हर व्यक्ति उस भय का सामना करने की मानसिकता नहीं बना पाता जी और इसीलिए गाहे बगाए मुझे इस प्रकार के बयान देने पड़ते हैं कि व्यक्ति भयग्रस्त नहीं रहे और भयादोहन के मार्फत उसका शोषण नहीं, वो अपने आप को निडर समझे। और जब व्यक्ति में निडरता आ जाती है तो फिर किसी भी अपराधी की औकात नहीं है कि वो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की बात करे। जी मंत्री जी, आम आदमी के लिए सस्ती हाउसिंग आज भी एक चुनौती है। क्या राजस्थान सरकार नई हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो मिडिल क्लास के बजट में हो? देखिए, 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की गई थी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। जी वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1977 से पहले इस देश में
पक्की छत विहीन लोगों के लिए कोई योजना नहीं थी, केवल मात्र एक योजना थी। उस जमाने में लोहे की चद्दर मिला करती थी परमिट के आधार पर। किसी व्यक्ति के पास अगर पक्की छत नहीं है तो वो तहसील से परमिट प्राप्त करता था और उसे 4 लोहे की चद्दर मिल पाती थी। उसके बाद 1977 में पहली बार जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक ग्रामीण जन आवास योजना शुरू की गई। 17,500 रुपये की योजना थी, जिसमें से 10,000 रुपये जो परिवार जिसके पास पक्की छत नहीं थी उसे नगद दिए जाते थे, जिससे वो 2 कमरे उस जमाने की कीमत के अनुसार, एक छोटा बरामदा और एक रसोई बना ले। इसके अलावा अगर वो शौचालय बनाना चाहता था तो 500 रुपये शौचालय के लिए मिलते थे और 7,500 रुपये पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा के रूप में जमा कराए जाते थे, ताकि 10 साल बाद जब उसके परिवार के सदस्यों की वृद्धि हो तो उससे अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो सके। उसके बाद योजनाएं आई 25,000 रुपये की, फिर 35,000 रुपये की आवास योजना आई, फिर 55,000 की आई, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 1,55,000 रुपये की निकाली। अभी राजस्थान सरकार उसमें 1,00,000 रुपये का और अनुदान दे रही है और इस प्रकार 2,55,000 रुपये में आम गरीब व्यक्ति जिसके पास अपना भूखंड है लेकिन पक्की छत नहीं है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री जन आवास योजना का मैंने पिछले 2 साल में जो समीक्षा की तो बहुत से प्रोजेक्ट वर्षों से लंबित थे। हमने उनके सामने जो समस्याएं थी उनको समझा, सुलझाने का प्रयास किया और अभी चाहे राजसमंद हो चाहे डूंगरपुर हो, बहुत सी जगह हमने मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं को पूर्ण करवाकर उन्हें आवंटित किया है और आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जन आवास योजना को और सुविधाजनक और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए योजनाएं लागू की जा रही है। इसके अलावा हमने हमारे जितने भी विकास प्राधिकरण है और आवासन मंडल है, आवासन मंडल ने भी अल्प आय वर्ग और गरीबों के लिए आवास योजनाओं का सृजन का काम किया। मध्यम वर्ग के लिए भी योजनाएं बन रही हैं और हमारे विकास प्राधिकरणों द्वारा भी नई आवासीय योजनाओं का सृजन किया जा रहा है, जिन्हें हम अल्प आय वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे वालों को रिजर्व प्राइस की 50% पर भूखंड आवंटित करने की योजना के तहत काम कर रहे हैं। जी, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान की सरकार के साथ डेनमार्क के डेलीगेट और राजदूत के साथ आपकी कुछ महीने पहले बैठक हुई थी और एक एमओयू 19 मई 2023 को इसी बारे में हुआ था। इसका एक टॉपिक सस्टेनेबल अर्बन वाटर सेक्टर डेवलपमेंट को लेकर हुआ था। इसमें जयपुर, उदयपुर, नवलगढ़ जैसे शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूरोप की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने की बात हुई। डेनमार्क की ये टेक्नोलॉजी राजस्थान के शहरों की तस्वीर को कैसे बदलेगा और क्या हम आने वाले वक्त में जीरो वाटर वेस्टेज वाले शहर देख पाएंगे? देखिए, एक कटु सत्य है, आज के दौर में सब लोग अपने आप को अत्याधुनिक और विद्वान मानते हैं, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि पिछले आजादी के बाद से लेकर हमारा शहरों का जो नियोजित विकास होना चाहिए था वो नियोजित विकास नहीं हो पाया। अनियोजित विकास तेजी के साथ हुआ। अगर हम बात करें जैसे जयपुर के पुराने शहर की, 300 साल पुराना शहर, लेकिन 300 साल पहले जिसने भी जयपुर बसाने की परिकल्पना की होगी वो हमसे कितने विद्वान रहे होंगे कि उन्होंने सारी मूलभूत सुविधाएं जयपुर शहर की बसावट के साथ निर्मित की और आज 300 साल बाद जाकर हमें थोड़ा सा ये महसूस हुआ है कि अब वो सुविधाएं कम पड़ रही। अभी हम भोपाल में हमारी उत्तर मध्य क्षेत्रीय नगर निकाय मंत्रियों की बैठक माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने ली थी। भोपाल 1,000 साल पुराना शहर है। इसके अलावा हमारा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा
या हमारे सीकर जिले में भी नीमका थाना के पास सभी पुरातत्वविदों ने खनन के दौरान एक बहुत नियोजित तरीके से मुसी बस्ती को खोजा है। तो हजारों साल पहले जब इतने नियोजित तरीके से बस्तियों का नियोजित विकास था, तो आज हम क्यों नहीं उसका अनुसरण करते हुए नियोजित तरीके से शहरों का, कस्बों का, बस्तियों का विकास करें। अब आपने जो बात की डेनमार्क के साथ हमारा जो समझौता हुआ है, जी। उसकी मूल धारणा यही है कि अनियोजित विकास की वजह से सीवरेज और ड्रेनेज की जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसका वैज्ञानिक तरीके से निदान हो, और जब ड्रेनेज और सीवरेज जैसी समस्याओं का निदान हो जाएगा तो फिर लगभग सभी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि डेनमार्क की तरह राजस्थान में भी आने वाले समय में हम नल का पानी पीने लायक। देखिए, हमारी कोशिश ये है, जनता का जितना इसमें सहयोग मिलेगा उतनी जल्दी हम इस योजना को सफल क्रियान्वयन में सफलता प्राप्त करें। जहाँ कचरा वहाँ खतरा, हम जयपुर वासी बेहतर रूप से अब समझने लगे हैं, जबकि हम स्वच्छ जयपुर सर्वेक्षण में 173वीं रैंक से 16वीं रैंक पर आ गए हैं। इस विकास को देखते हुए वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन के लिए क्या नई रिसाइकलिंग प्लांट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं राजधानी में? देखिए, राजधानी में हमारे अब तक जो प्लांट हैं, एक प्लांट में हम कचरे से विद्युत उत्पादन करते हैं, एक प्लांट में हम गैस उत्पादन करते हैं, और एक प्लांट से हम खाद का उत्पादन कर रहे हैं। और भविष्य की दृष्टि से भी हम उनका विस्तार करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में कचरे का रिसाइकिल करके उसका किसी न किसी रूप में उपयोग हो। अभी 15 दिन पहले मैंने नवाचार करने वाले 2 नवयुवकों ने जयपुर में एक प्लांट लगाया है, जी। जो पुराने कपड़े हैं वो इकट्ठा करते हैं, उनकी धुलाई करते हैं, उनकी कतरन बनाते हैं, और उसके बाद पुराने कपड़ों से वापस रुई बनाते हैं, रुई और रुई से धागा बनता है, और धागे से फिर वापस वो कपड़ा कपड़ा बनता है। तो ये नवाचार हो रहे हैं। निश्चित रूप से धीरे धीरे जितना भी गार्बेज कचरा होगा उसका किसी न किसी रूप में सदुपयोग होगा, और जब सदुपयोग होगा तो फिर जो कचरे के ढेर हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जी। 2 का एक नगर निगम एक करने का मुख्य रीजन क्या था? देखिए, हमारे यहाँ बॉम्बे महानगर पालिका और कलकत्ता महानगर पालिका आजादी से पहले बहुत पुरानी महानगर पालिकाएं हैं, और बॉम्बे महानगर पालिका और कलकत्ता नगर पालिका में जयपुर जैसे 8 शहर समा सकते हैं, इतनी आबादी उनकी। जब वहां एक महानगर पालिका बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो फिर जयपुर और जयपुर से बहुत छोटे जोधपुर और कोटा में जी। 2-2 नगर निगमों की आवश्यकता कहाँ महसूस हुई? ये केवल मात्र उस समय अपने राजनीतिक हित पूर्ति करने के लिए उस समय की सरकार ने इनका विभाजन किया था। इसका ना जयपुर को लाभ मिला, ना जोधपुर को लाभ मिला, ना कोटा को लाभ मिला। उल्टे प्रशासनिक विसंगतियां पैदा हुई, इसलिए हमने निर्णय किया कि वापस नगर निकाय को एक किया जाए। कांग्रेस यानी कि विपक्षी दल का कहना है कि उनके द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं को समाप्त करना ही बीजेपी का 1 पॉइंट एजेंडा रह गया है, जैसे कि नगर निगम को एक करना, सीकर मास्टर प्लान में बदलाव लाना, सड़कों का नाम बदलना, मनरेगा का जी राम जी योजना करना। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कांग्रेस के जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के भी रह चुके हैं,
सबसे पहले नरेगा और मनरेगा की अगर आलोचना की थी तो उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व ने की थी। जी। और ये भी एक कटु सत्य है कि नरेगा में बहुत सारी कमी खामियां थी। अगर हम इसके मूल भाव को समझें, ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब रोजगार की गारंटी किसको दोगे? जिस परिवार के पास स्थायी रोजगार का कोई साधन नहीं। ये योजना जब लागू हो रही थी उस समय मैं पंचायत समिति का प्रधान था। मैंने जिले की मीटिंगों में भी और प्रदेश में भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी ये मुद्दा उठाया था। और उस समय अधिकारियों का जवाब ये था कि मेरे परिवार भी अगर चाहे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में जॉब कार्ड बनवा सकता है। मैंने कहा भाई, जब आप आईएएस हो या कोई सरकारी नौकरी में है, जिस परिवार के पास स्थायी रोजगार है, वो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ कैसे क्यों ले सकता है? जी। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कुछ समय बाद जब ये योजना लागू हुई, जयपुर में एक प्रांतीय सेमिनार हुआ था। उस समय के तत्कालीन पंचायत राज्य मंत्री जी ने हम प्रधानों को और अन्य लोगों को बुलाया था। मैंने वहां एक प्रश्न उठाया था। उस समय 100 रुपये प्रतिदिन और 100 दिन का रोजगार था। 3,000 रुपये में जॉब कार्ड बिका करते थे। मर्जी आए वो जॉब कार्ड बनाओ, 3,000 रुपये में पंचायत के प्रभावी लोगों को संभला दो, उसके नाम से मस्टोल जारी होंगे, हाजिरियां हो जाएंगी, 3,000 रुपये जॉब कार्डधारी को मिल जाएगा, 7,000 रुपये ऊपर के ऊपर डका जाए। दूसरा काम यह था कि इसमें कच्चे नेचर के काम सर्वाधिक थे, मिट्टी को यहाँ वहां। और कई जगह ये देखने में आया कि एक जौहर खुदाई में नरेगा शुरू होने से अब तक 8-8, 10-10 करोड़ रुपए का काम हो चुका, लेकिन उसमें एक बूंद पानी की संग्रहित नहीं होती। अब ये जो नया जी राम जी आया है, विकसित भारत, उसमें इन सारे कमी खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। पहले भी मजदूरी बैंक खातों में या पोस्ट ऑफिस के खातों में जब से ट्रांसफर करने की योजना इसमें लागू की गई थी, उसमें भी थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी मनरेगा में बहुत सुधार की आवश्यकता थी। और वो जी राम जी के माध्यम से उन सुधारों को और करके भारत के विकास में योगदान देने वाली योजना के रूप में इसको क्रियान्वित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। जी। अभी हमने योजना और नीतियों के बदलने पर चर्चा की, सड़कों के बदलने पर चर्चा की। विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को इतना आगे ले गए हैं कि वो छेड़ने यानी कि टॉन्टिंग लहज में कह रहे हैं कि अब सब बदल ही रहे हैं, तो भारतीय नोट पर से गांधी जी की तस्वीर भी बदल दीजिए। क्या आप बीजेपी के सीनियर नेता होने के नाते विपक्ष के इस बयान को किस रूप में देखेंगे? क्या वाकई में देखिए, आजादी के बाद जब से भारतीय मुद्रा का प्रचलन हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआती दौर में भारत की मुद्रा पर कहीं भी गांधी जी किसी नेता की फोटो नहीं थी। नहीं थी? अब कोई कालखंड आया, उस समय उनकी सोच क्या थी कि फोटो उस पर मुद्रित हो गई। जहां तक उनके कहने की बात है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। ये देश 1,000 साल गुलाम रहा है, 200 साल ब्रिटेन का गुलाम रहा है। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के रूप में यहाँ आई थी।
व्यापारी के रूप में आने के बाद धीरे धीरे उसने सत्ता पे कब्जा किया जी। और कब्जा करने के बाद सर्वोच्च स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। उसके नीचे बड़े राज्य हो गए, उनके नीचे फिर रियासतें हो गई, रियासतों के नीचे ठिकानेदार हो गए, फिर ठिकानेदारों के कामदार हो गए और उस प्रकार आम जनता पर 6-7 लेयर की सत्ता काबिज रही। और ऐसा तांडव उन्होंने मचाया कि पहले छोटे मोटे विद्रोह के प्रयास हुए, लेकिन 1857 में एक संगठित प्रयास उनकी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हुआ। जब 1857 का क्रांति हुई, उसके तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश क्राउन के अधीन। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने के बाद ब्रिटिश के शासकों ने यह विचार किया कि देश, ये राष्ट्र जब 1000 साल से गुलामी भोग रहा है, एक के बाद एक विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, इसके बावजूद इसकी सभ्यता, संस्कृति, एकता, अखंडता विखंडित क्यों नहीं हुई? इस सोच के विचार के बाद उन्होंने अपने एक विद्वान को भारत का अध्ययन करने के लिए भेजा। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उसने ये पाया कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, गुरुकुल आश्रम के माध्यम से, वो उसका मूल कारण है। उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश क्राउन को प्रस्तुत की और उससे ये कहा कि इस शिक्षा व्यवस्था को जब तक भंग नहीं किया जाएगा, निषेध नहीं किया जाएगा, नई शिक्षा पद्धति भारत पर लागू नहीं होगी, तब तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और एकता, अखंडता को हम विचलित नहीं कर पाएंगे। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू हुई। मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने समाज को विखंडित करने की प्रयास शुरू किया। फिर कहीं भाषा के नाम पर विवाद शुरू हुआ, कहीं क्षेत्र के नाम पे हुआ, कहीं संप्रदाय के नाम पे हुआ, कहीं धर्म के नाम पे हुआ, कहीं जाति के नाम पे हुआ। होते होते 1947 में आजाद हिंद फौज का दबाव मानो, क्रांतिकारियों का दबाव मानो, ब्रिटेन के लिए आर्थिक रूप से भारत पर शासन करना लंबे समय संभव होना नहीं मानो, उन्होंने 1946 में यह तय किया कि अब हम भारत पर लंबे समय शासन नहीं करेंगे, हमें भारत छोड़कर जाना है। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भाई हम बहुत जल्दी भारत को छोड़कर अपने देश वापस जाएंगे, लेकिन हम सत्ता उसको हस्तांतरित करके जाएंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उस समय मौलाना साहब लंबे समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके मन में भी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन उस समय के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। अब कायदा तो ये था कि महाधिवेशन बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था। महाधिवेशन नहीं बुलाया गया। 15 प्रांत उस समय कांग्रेस के हिसाब से थे, 15 प्रांत अध्यक्ष कांग्रेस के थे। 15 प्रांत अध्यक्षों को बुलाया गया, उनसे कहा गया भाई हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मत बना, उसमें जिन व्यक्तियों का नाम आया, जिनमें सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले, एक एक मत हमारे दोनों नेताओं को मिले, लेकिन जिस व्यक्ति को एक भी मत नहीं मिला, उस समय के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने कहा कि अगर इस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो ये कांग्रेस का विभाजन कर देगा, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और उन्होंने सरदार पटेल साहब से आग्रह किया कि आपने जीवन भर मेरी बात मानी है, तो एक बात ये भी मानो कि आप अपना नाम वापस ले लो। तो पहली बार बिना जन समर्थन वाला व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और ब्रिटेन के झंडे के नीचे ब्रिटेन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर वो भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद
15 अगस्त 1947 विभाजन के साथ देश आजाद हो गया। 47 से लेकर 77 तक केंद्र में शिक्षा का जिम्मा जिन लोगों को संभाला गया वो सारे के सारे लगभग प्राथमिक शिक्षा से ऊपर पढ़े हुए नहीं थे। उसके बाद जब हम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पढ़ते पढ़ते आए, जिन लोगों ने 1000 साल तक इस राष्ट्र पर कई प्रकार के निर्मम अत्याचार किए, उनको हम महान के रूप में हमें पढ़ाया गया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजाद हिंद फौज के पहले मुखिया, प्रधानमंत्री, आजाद हिंद बैंक स्थापित करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रों ने जिनको मान्यता दी थी, उनको हम अभी तक पढ़ रहे हैं। युद्ध अपराधी के रूप में पढ़ते रहे। हमारे चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्लाह खां, जितने भी क्रांतिकारी थे, हम उनको अपराधी के रूप में पढ़ते रहे। हमारे छत्रपति शिवाजी हो, महाराजा सूरजमल हो, महाराणा प्रताप हो, महाराणा कुंभा हो, उनको भी इतिहास में सही रूप में वर्णित नहीं किया गया। तो आजादी से लेकर अब तक हमें जो पढ़ाया गया उससे पढ़ने वालों में हीन भावना आती चली। अब पिछले साल केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की, उसका मूल मकसद यह है कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो भी भावी पीढ़ी को पढ़ाया जाए, और जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इस राष्ट्र पर आक्रमण के बाद जो अन्याय और अत्याचार किया उसका भी सही सही लिखो, पठन पाठ्य पुस्तकों में हो। तो अब चूंकि विपक्ष ने जो लंबे समय सरकार में रहे, उनके कालखंड में जो इतिहास को विकृत किया गया, अब जब इतिहास सही रूप में भावी पीढ़ी के सामने आएगा तो देश में उन विपक्षी दलों के प्रति क्या प्रतिक्रिया भावी पीढ़ी के मन में होगी, मस्तिष्क में होगी, उस विचार से वो आशंकित होकर, भयभीत होकर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मतलब कि बीजेपी की इस तरह की कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का एक सगुफा है। बीजेपी की केवल मात्र एक विचारधारा है, राष्ट्र प्रथम, बाकी सब उसके बाद। जी, आजकल राजनीति में शहजादे शब्द की बहुत चर्चा होती है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता है और उसकी गद्दी पर बैठने के लिए कई शहजादे बहुत पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी छलांग हमेशा अधूरी ही रह जाएगी? देखिए, अभी वर्तमान में आप वैश्विक परिस्थितियां देखें, उन्हीं परिस्थितियों को भारत में निर्मित करने का प्रयास उन तथाकथित शहजादों के माध्यम से विदेश में जाकर किया जा रहा है। और अमेरिका के एक धनपति जो विभिन्न प्रकार के एनजीओज के माध्यम से कई प्रकार की गतिविधियां चलाता है, उसने तो खुलेआम ऐलान कर रखा है कि मैं इतना धन खर्च कर सकता हूं भारत को अस्थिर करने में, भारत की शासन व्यवस्था को हिलाने के में, और भारत में सत्ता परिवर्तन में। लेकिन उनके सारे प्रयास अब तक इसलिए विफल हो गए कि भारत की आम जन और विशेष रूप से हमारे युवा, और जिसे हम जैन जी विपक्षी कहते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में, नेपाल में जिस प्रकार का कृत्य किया, वैसा कृत्य वो भारत में करवाने में का भी प्रयास करते रहे। और आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में जिस प्रकार के आंदोलन, जिस प्रकार के कृत्य, भारत तोड़ने के प्रयास विपक्षी दलों द्वारा उस विदेशी फंडिंग के माध्यम से करवाए गए, आम जनता ने उसको
सहयोग और समर्थन नहीं दिया। अब उस निराशा में वो ऐसा कोई भी कदम उठाने को तत्पर है जिससे उनकी मंशा पूरी हो, आशाएं पूरी हो, लेकिन देश की जनता किसी भी स्वरूप में उनके उन नापाक इरादों को फलीभूत नहीं होने देगी, ये सुनिश्चित उनकी छलांग हमेशा अधूरी ही रह जरूरी जाएगी। है। जी, अरावली का सच क्या है? अरावली बर्बाद, इस फेक न्यूज़ अशोक गहलोत जी के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अरावली निश्चित रूप से हमारी विरासत है। लंबे समय से विवाद चल रहा था। जी। 2018 से 2023 के कालखंड में सर्वाधिक खनन के पट्टे उस कांग्रेस के शासनकाल में दिए गए। बिल्कुल। मामला सर्वोच्च न्यायालय में था, तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने अपना जो भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने भी अपना पक्ष रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया। निर्णय देने के बाद जो आशंकाएं प्रकट हुई, उसको लेकर हमारे केंद्रीय माननीय वन और पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव ने लगभग सारी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने साफ कहा कि अरावली हमारी विरासत है और उसके संरक्षण में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी अरावली को विरासत मानकर उसका संरक्षण के प्रति आश्वस्त करने का प्रयास किया। पिछले 2 साल में अवैध खनन के प्रति सरकार ने समय समय पर अभियान भी चलाए और अब भी दृढ़ निश्चय के साथ एक बड़ा अभियान अवैध खनन के खिलाफ चलाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। लेकिन अब इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की एक पीठ स्वतः संज्ञान लेकर इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए गठित की है। तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अरावली के संरक्षण में एक ऐसा मार्गदर्शन गाइडलाइन जारी करेगा जिससे अरावली की विरासत सुरक्षित रहेगी। और भारत सरकार और राज्य सरकार ने, जैसे भारत सरकार ने नए खनन पट्टों पर रोक का ऐलान कर दिया है, राजस्थान सरकार भी अरावली की विरासत को संरक्षित करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। अरावली सुरक्षित रहेगी। अरावली सुरक्षित रहेगी। जी। रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा केबीएन खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना और एमपीजे मारवाड़ पाली जोधपुर का विकास राजस्थान सरकार द्वारा किन रूपों में किया जा रहा है? देखिए, खुसखेड़ा में जिस प्रकार जापानी जोन है, अभी मारवाड़ में ड्राई पोर्ट बनाने का वो चल रहा है। हमारी रिफाइनरी के पास एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार और रिको का यह प्रयास है कि देश में औद्योगिकरण बढ़े, औद्योगिकरण के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित हों, औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ें। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि निजी क्षेत्र में पहली बार किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिलेगा, उसे स्थायित्व देने के लिए भारत सरकार 30,000 रुपये एक मुश्त सहायता राशि देगी। राजस्थान सरकार ने भी इसमें निर्णय लिया कुछ राशि देने का, ताकि वो निश्चिंत होकर निजी क्षेत्र में अपने रोजगार पर फोकस कर सके, मेहनत कर सके। केबीएन में बिजली, पानी और गैस लाइन्स और सुविधा का प्रोजेक्ट आ रहे हैं और एमपीजी में 922 करोड़ की लागत से नया इंडस्ट्रियल शहर बसा रहे हैं। इसमें सरकार इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए राजस्थान के 2047 के विजन को जोड़ रही है। इसका फायदा हमें एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेगा, लोगों की दिल्ली और मुंबई की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी इस प्रोजेक्ट के तहत। देखिए, ये एक सर्वविदित तथ्य है, औद्योगिकरण जब बढ़ता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं और
औद्योगिकरण पर सतत निगरानी रखी जाए तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो भी सामने। नहीं आ पाते। तो राजस्थान सरकार का प्रयास यही है कि राजस्थान में औद्योगिकरण बिना नकारात्मक प्रभाव के बढ़े, ताकि रोजगार के अवसर भी आए और आर्थिक गतिविधियां बढ़े। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, राजस्थान को हम आने वाले समय में न्यू मेगा इंडस्ट्रियल सिटी लाइक नोएडा और गुरुग्राम की तरह देखने के लिए तैयार है, बिल्कुल, राज्य सरकार का प्रयास है। जिसमें बांदुकी की सबसे बड़ी योजना आ रही है। हमारे पास जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे है, उसके सहारे सहारे हम इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करके निर्मित करने का ये प्रयास। इंडिया की सबसे बड़ी योजना है, 3000 हेक्टेयर में जिसे डेवलप किया जा रहा है और जिसके अंदर टाउनशिप, आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क और एनसीआर की तरह जिन्हें डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल। इतनी राजनीतिक बातों के बाद एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, मैं आपसे कुछ छोटी बातें पूछूंगी, उनका एक सवाल में एक शब्दों में जवाब आपके द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि सीकर या जयपुर, आपका दिल कहाँ बसता है? मेरा दिल गांव में बसता है। राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, दिमाग या हिम्मत? देखो, राजनीति में आज की तारीख में सबसे जरूरी है सुचिता, और सुचिता के बाद आपका सतत जनता से संपर्क। जी, अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? देखिए, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। अगर मैं नेता नहीं होता तो मैं एक श्रमिक नेता होता। क्या होते? श्रमिक नेता, अच्छा, श्रमिक नेता। भारतीय मजदूर संघ। जी, विपक्ष का कोई एक नेता जो आपको पसंद हो? देखिए, विपक्ष में ऐसा नेता जो आज की तारीख में इस दुनिया में है, उनमें कोई नहीं है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, हमारे गुलजारी लाल जी नंदा रहे, जिन्होंने जीवन भर सुचिता के साथ राजनीति की। जी, स्वाद में क्या पसंद है, दाल बाटी या बाजरे की खिचड़ी? देखिए, सामान्य भोजन दाल रोटी, जिसमें विशेष रूप से बाजरा हो, जौ की रोटी हो, या फिर मिसी रोटी हो। जी, सोशल मीडिया या किताबें? सोशल मीडिया तो आज के समय की कुछ तात्कालिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो गया, बाकी किताबें ज्यादा प्रिय है। भारत में पसंदीदा जगह? भारत में पसंदीदा जगह वो सुरम्य खेत खलियान जहाँ फसलें लहलाती हैं। जी, भजन या गाने? देखिए, गानों के प्रति कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, भजन जरूर ज्यादा कदा सुन लेते हैं। आपके इष्ट देव? हमारे इष्ट देव तो बजरंगबली है। जी, फाइलों का ढेर या जनता के बीच बैठना? जनता के बीच बैठना ज्यादा ठीक है, बाकी फाइलें निपटानी पड़ती हैं। मोदी है तो मुमकिन है, आपके लिए ये एक नारा है या विश्वास? देखिए, एक विश्वास है, क्योंकि मोदी जी जो सोचते हैं उसको करके छोड़ते जी, बहुत ही सुंदर आपके द्वारा जवाब दिए गए हैं। मंत्री जी, घटेंगे तो कटेंगे, ये मेरे शब्द नहीं है, पर जिस किसी सनातनी ने ये शब्द कहे हैं, उसकी गहराइयों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि जब जब घटे तब तब कटे, जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे। अफगानिस्तान में घटे तो खत्म ही हो गए, पाकिस्तान में घटे तो खत्म हो रहे हैं, कश्मीर में घटे तो कट रहे हैं, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं और खत्म हो जाएंगे। अभी 22 दिसंबर को ही हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को सरेआम जिंदा जलाकर चौराहे पर मार दिया गया और उसके बाद एक और हिंदू अमृत मंडल को भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खुलेआम मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। क्या मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कोई विशेष कानून या प्रावधान लाने की योजना बना रही है जिससे कि डेमोग्राफी इनबैलेंस को रोका जा सके? हैं। देखिए, दो बातें सही हैं, घटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण पे या सरकारी योजनाओं का लाभ देने के मामले में
विचार हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य था जनसांख्यिकीय बदलाव, तेजी से बढ़ती जनसंख्या का अध्ययन करना और सबके लिए एक नियम की तैयारी, यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होने पर शादी और परिवार के नियम सभी धर्मों के लिए एक जैसे होंगे। तो क्या उस पर विचार चल रहा है? देखिए, समान नागरिक संहिता कायदे से आजादी के तुरंत बाद लागू होनी चाहिए थी। अभी पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में गंभीरता से विचार हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने की आवश्यकता है, जो पूर्ण होगी। एक मुद्दा यह भी अक्सर गर्म रहता है कि संविधान में सेकुलर शब्द को कांग्रेस सरकार ने 42 अमेंडमेंट बदलाव के दौरान जोड़ा था। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने सेकुलर शब्द को जोड़ा था और आम जनता के बीच यह चर्चा भी है कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से इस सेकुलर शब्द को हटा सकती है तो सेकुलर शब्द को हटाकर हिंदू शब्द जोड़ा जा सकता है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार संविधान के मूल स्वरूप के बाद जो जो नई धाराएं उसमें जोड़ी गई थी, चाहे वो 370 हो, चाहे 35A हो, और चाहे जिसका जिक्र आप करें वो, आपने देखा होगा 370 हटाई जा चुकी है, 35 और 35A को हटाने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में ये भी हो जाएगी, संविधान से दूर कर दी जाएगी। ये आशा है कि ऐसा जरूर होगा। मंत्री जी, एक कैबिनेट मंत्री के नाते आप सरकार का मुख्य चेहरा हैं। आपको जनता अभिभावक के रूप में भी देखती है। स्वर्णकार समाज की कुछ गहरी चिंताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि सीधे तौर पर यह आपका विभाग नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार के वरिष्ठ स्तंभ होने के नाते स्वर्णकार समाज की इन चिंताओं को मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं। आज राजस्थान का मध्य वर्गीय सोनी समाज सुरक्षा और कड़े नियमों जैसे कि जीएसटी और हॉल मार्किंग की जटिलता की दोहरी चुनौती को झेल रहा है। साथ ही शहर गांव में चोरी डकैती की वारदातें, रोज बदलते सोने चांदी के रेट, गिरती बिक्री, बंद होती छोटी दुकानें, बेरोजगार होता कारीगर की स्थिति को देखते हुए कृपया छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों के लिए ठोस, व्यवहारिक और राहतपूर्ण नीति, स्थिरता और सुरक्षा सरकार अगर प्रदान करे तो ये पुश्तैनी व्यापार लंबा चल सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम अभिभावक के रूप में नहीं, जनता के सेवक के रूप में चुने गए हैं। जनता के सेवक और जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करना हमारा मूल नैतिक दायित्व है। जनहित में आपने जो समस्या अवगत करवाई है सोनी समाज के संबंध में, निश्चित रूप से ये समस्याएं ऐसी हैं जिनसे बड़ी फर्म, बड़ी कंपनियां लाभ उठा रही हैं और छोटे लोगों का रोजगार छीन रहा है। निश्चित रूप से हम सोनी समाज की तरफ से जो भी सुझाव, जो भी प्रस्ताव हमें प्रस्तुत होंगे, हम राज्य सरकार और भारत सरकार को उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेने के लिए अग्रेसित करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। जी, मैं सोनी समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ इस पे विचार करने के लिए। कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने हाल ही में एक बहुत बड़ी बात कही कि सरकारी योजनाएं जनता की खून पसीने की कमाइयों से बनती हैं और उनका पूरा लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए। और आपने एक बीड़ी का भी एग्जाम्पल दिया था। एक बार फिर से वो एग्जाम्पल के साथ हमारी योजनाओं के बारे में बताइए। देखिए, एक कटु सत्य है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो विचारधाराएं थी, जिसे हम सामान्य रूप से नरम दल और गरम दल के रूप में जानते हैं।
नरम दल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया था, और उस समय सबसे बड़ी बात जो अहिंसक आंदोलन माना जाता था, उसमें सर्वाधिक हिंसा हुई और उस समय की सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाने का भारी पैमाने पर काम हुआ था। आजादी के तुरंत बाद सरकार का यह दायित्व बनता था कि वो आमजन के जहन में ये बात बैठा है कि अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, जितनी भी सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियां हैं वो देश के समस्त नागरिकों की मेहनत की कमाई का हिस्सा है, और भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितनी भी विकास योजनाएं बनाती हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, वो सारी की सारी आम जन के खून पसीने की कमाई से निर्मित होती है। गरीब से गरीब आदमी भी बाजार से कोई वस्तु खरीदता है, उसमें किसी न किसी प्रकार का टैक्स होता है। और मैंने उदाहरण के रूप में आम जनता को समझाने का प्रयास किया था कि एक गरीब मजदूर रोज एक बीड़ी का बंडल और माचिस खत्म करता है, बाजार से खरीदता है, जो भी उसकी कीमत है उसमें लगभग 65% से ज्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स होता है, और इस प्रकार 13 रुपए से अधिक एक बीड़ी के बंडल माचिस खरीदने पर सरकार के खजाने में कर के रूप में जाता है। और वही बूंद बूंद पैसा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है कि कहावत के अनुसार ये छोटी छोटी राशि ही अरबों खरबों रुपए बनकर वापस योजनाओं के माध्यम से आती है। आज भी हमारे देश के अधिकांश नागरिकों के मन में सरकार की विकास योजनाओं के बारे में भाव ये रहता है, सरकार की योजना है, सही तरीके से संपादित होती है, गलत तरीके से संपादित होती है तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के लिए इससे निराशाजनक बात दूसरी नहीं हो सकती। दूसरा, जितने भी जन कल्याणकारी कार्य योजनाएं बनती हैं उनका समुचित लाभ उन व्यक्तियों, उन परिवारों तक पहुंचे जो उसके वास्तव में हकदार है। मुझे ये स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का भी एक बड़ा हिस्सा अपात्र लोगों तक पहुंच जाता है, और ये जनता की इन योजनाओं के प्रति नकारात्मक भाव के कारण हो पाता है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि जब आप बीड़ी का बंडल और माचिस बाजार से खरीदते हो तो आपकी जेब से जो 18-20 रुपए निकलता है उसमें से लगभग 13 रुपया सरकार के विभिन्न प्रकार के टैक्सों के होते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हर योजना के प्रति, चाहे वो विकास योजना हो चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, उसके प्रति हमारे मन में ये भाव हो कि ये मेरे खून पसीने की कमाई से निर्मित हो रही है, ये विकास के काम मेरे खून पसीने की कमाई से हो रहे हैं, ये जन कल्याणकारी योजनाएं मेरे खून पसीने की कमाई से संचालित हो रही है, इसलिए इनका सदुपयोग हो, कहीं भी दुरुपयोग नहीं हो। ये भाव जिस दिन भारत के हर नागरिक के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो पाएगी। जी, आपके और आपकी सरकार के महत्वपूर्ण 2 साल के कार्यकाल में ऊर्जा के क्षेत्र में ग्राम जल सेतु योजनाएं एवं महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं लाई गई है, उनके बारे में कुछ योजनाएं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं आप, जो महिला सशक्तिकरण की हो, जैसे कि लाडो प्रोत्साहन योजना का क्या फायदा मिलता है? देखिए, जब से दिसंबर 2023 में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और विधायक दल के माध्यम से माननीय भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने राजस्थान की मूलभूत समस्याएं, जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, पेपर चोरी के माध्यम से प्रदेश की भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी के उम्मीदों पर तुषारापात का मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। लाडो प्रोत्साहन योजना बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से संबल देने के लिए और उन्हें सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा
महिला कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का कंसेप्ट दिया है, योजना। उसके माध्यम से भी हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान हो, हमारी नदी जल परियोजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार तेजी से काम कर रही है। जी, कहने का मतलब है जरूरतमंद महिलाएं इन योजनाओं का ध्यान रखें, जैसे कि लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें कन्या जन्म पर 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। लखपति दीदी योजना महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए तक की आमदनी बढ़ाना इनका मकसद है। महिला निधि बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन 48 घंटों में दिलाना। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, इसमें तलाकशुदा, विधवा, बुजुर्ग और परित्यक्ता महिलाओं की सहायता और सम्मान दिया जाता है। तो जरूरतमंद महिलाएं इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। मंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिसके लिए समाज को तैयार करना संघ का दायित्व है। और इसी राह पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर चल रहे हैं। अगर हम 2047 के विकसित भारत की तस्वीर को देखना चाहते हैं, तो एक आम भारतीय नागरिक को उस नए भारत में क्या बदलाव दिखेगा? आपका सपनों का 2047 का भारत कैसा होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे आत्मनिर्भर, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संघ प्रमुख जी का जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपन है, इन दोनों दिशाओं में सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव पैदा हो। इसके लिए सरकार के स्तर पे भी और संघ के स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और संघ की जो कार्य पद्धति है, उसके माध्यम से इस दिशा में निश्चित रूप से भारत तेजी से काम करेगा और आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेगा। जी, आप अपने छात्र जीवन में बहुत सक्रिय थे और आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ में महत्वपूर्ण पदभार भी संभाला था। आप 1979 से 1980 तक राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। आज जब राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बहाली के लिए छात्र सड़कों पर है, लाठीचार्ज झेलते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ऐसे समय में एक पूर्व अध्यक्ष के नाते आप छात्रों की मनोस्थिति और समस्या और दर्द को अच्छे से समझते हैं, लेकिन आज सरकार उनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय के छात्र संघ में था। जी, समस्या यह है कि जिस सोच के साथ छात्र संघों का गठन किया गया था, उस सोच के विपरीत अब छात्र संघ के चुनावों में धनबल और बाहुबल एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। और जिस प्रकार का वातावरण विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के छात्र संघ के चुनावों के समय बनता है, वो किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। इस दिशा में एक कमेटी भी बनी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर लिंग दो कमेटी बनी थी, उसके सुझावों के आधार पर भी अमल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और अब भी सरकार के स्तर पर यह प्रयास चल रहा है कि छात्र जीवन से ही, चाहे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, छात्र संघ की राजनीति में शुचिता बढ़े। इसके लिए कैसे क्या
किया जाए, इस दिशा में गंभीरता से विचार चल रहा है। और जिस दिन ये विचार पूर्ण होगा और हम शुचिता स्थापित करने की कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे, उस दिन छात्र संघ के चुनाव के बारे में निश्चित रूप से आगे विचार होगा। जी, आज हमारे पॉडकास्ट द्वारा इतनी महत्वपूर्ण विकसित भारत की जानकारी आपके द्वारा मिली, इसके लिए धन्यवाद। आपसे बातचीत कर ये विश्वास और भी गहरा और मजबूत हो गया कि आने वाले समय में हर शहर गांव राजस्थान के प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, कि जयपुर और राजधानी ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान का विकास होगा। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नीलम वर्मा जी द्वारा आज जो मेरा पॉडकास्ट किया गया, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर मेरे से प्रश्न किए और मैंने यथाशक्ति जितनी समझ मुझ में थी उसके आधार पर उनके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया है। और उम्मीद करूंगा कि आपको नीलम वर्मा जी के प्रश्न और मेरे उत्तर निश्चित रूप से पसंद आएंगे, और उनमें कोई विसंगति होगी तो उसके बारे में भी आप अपनी टिप्पणी निश्चित रूप से इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के बाद प्रस्तुत करेंगे। ये छोटा सा गिफ्ट खादी ग्राम उद्योग की तरफ से मैं आपको दे रही हूँ, ताकि प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए सब लोकल फॉर वोकल को हम सभी राजस्थान वासी और पूरे भारतवर्ष में लागू किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।